लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बंटवारा घर का। हेलो। हाँ मधु बेटी, कैसी हो तुम? 1 घंटे से तुझे फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तेरा फोन लग ही नहीं रहा था। अरे माँ, वो मेरी सहेली का फोन था। कुछ देर से उससे ही बात कर रही थी, लेकिन आपसे तो मैंने सुबह ही फोन पर बात की थी ना। हाँ बेटी, फिर से तुझसे बात करने को दिल किया तो फोन लगा दिया। अच्छा बेटी, इस बार भाई दूज पर तुम यहाँ आओगी तो पूरे 1 हफ्ते की तैयारी करके आना। पता भी है कितने दिन हो गए तुझसे मिले हुए। देखने को तरस गई हूँ अपनी बच्ची को, मधु की माँ गोदावरी जी ने कहा। तो मधु बोली, पर माँ, भाभी जी अपने मायके जा रही होगी ना भैया दूज पर? अरे नहीं बेटी, वो तो मायके जाने को कह रही थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। अब तुझे तो पता है मेरे घुटने ज्यादा काम कहाँ करते हैं। घर का सारा काम कौन करेगा? मुझसे तो बिल्कुल नहीं होता। हाँ माँ, यह बात तो है। अब इस उम्र में आपसे कहाँ इतना काम बन पाता होगा। मधु अपने कमरे में बैठी हुई अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी कि तभी उसके कानों में एक कड़कती हुई आवाज आई। मधु, कहाँ हो तुम? क्या हुआ बेटी, किसकी आवाज है? वो माँ, मुझे लगता है कि विशाल आज ऑफिस से जल्दी लौट आए हैं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, हड़बड़ाते हुए मधु ने कहा और फोन रख दिया। मधु, ये सब क्या है? तुम्हें मालूम है माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, फिर भी घर का काम करने के बजाय तुम यह कमरे में फोन लेकर बैठी हो। उधर माँ सारे कपड़े अकेले ही धो रही हैं। कुछ तो सोच लिया करो। ब्लड प्रेशर की मरीज हैं वो, और अब उनकी उम्र हो चली है। ये सुनकर मधु ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे तो क्या हुआ? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सारा दिन मैं कोई काम नहीं करती। थक गई थी तो थोड़ी देर के लिए बैठ गई। अच्छा, 1 कप चाय तो बना दो, आज सिर में बहुत दर्द हो रहा है, विशाल ने कहा। तो मधु चाय बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। करीब 1 वर्ष पहले संतोष जी मधु को अपने बड़े बेटे विशाल की पत्नी और अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। अभी छोटा बेटा पवन कुंवारा था। विशाल के सामने तो मधु घर का काम करने का दिखावा किया करती थी, लेकिन उसके ऑफिस जाने के बाद अपनी माँ से फोन पर बातें करने बैठ जाती थी। घर में बर्तन और साफ सफाई के लिए काम वाली बाई लगी हुई थी, परंतु इसके अतिरिक्त घर का बाकी का सारा काम संतोष जी को ही करना पड़ता था। जब भी संतोष जी उसे काम में मदद करने के अलावा आवाज लगाते, तो मधु कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती। नई नई शादी हुई है, अभी बचपना है, यह सोचकर संतोष जी भी शुरू शुरू में उससे ज्यादा काम करने को नहीं कहती थी। परंतु शादी के 1 साल बाद भी जब मधु ने किसी काम में दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो संतोष जी उसे समझाते हुए बोली, देखो मधु बेटा, अपने मायके से ध्यान हटाकर अब अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को समझो। इतना कहने की देर थी कि मधु ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। उस दिन इस बात को लेकर विशाल और माँ के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। उसके बाद तो संतोष जी ने मधु को कुछ ना कहना ही बेहतर समझा। दिन भर मधु फोन पर कभी अपनी माँ से तो कभी सहेलियों से बातें करती, अपनी मर्जी मुताबिक रहती। बस शाम को अपने पति विशाल के घर लौटने के समय पर रसोई घर में जाकर थोड़ा बहुत काम करने का दिखावा करने लगती थी। आज विशाल जल्दी घर आ गया तो अपनी माँ को इस तरह काम करते देख वो मधु पर भड़क उठा था। मधु अपने पति विशाल के लिए रसोई घर में चाय बनाने गई, तभी अचानक आंगन से उसके सासू माँ के चिल्लाने की आवाज आई। क्या हुआ माँ? विशाल दौड़ता हुआ आया तो देखा कि उसकी माँ संतोष जी फर्श पर फिसल कर गिर गई थी। वो उठ नहीं पा रही थी। विशाल ने मधु को आवाज दी और संतोष जी को सहारा देते हुए कमरे में ले गया। संतोष जी को पैर में बहुत दर्द हो रहा था, तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। भगवान का शुक्र है हड्डी में कोई फ्रैक्चर नहीं आया है, लेकिन पैर में मोच आई है, जिस कारण उन्हें इतना दर्द हो रहा है। अभी आपकी माता जी को कुछ दिन आराम करने की जरूरत है।
डॉक्टर ने बताया तो विशाल की जान में जान आई। वे लोग संतोष जी को घर ले आए। मधु डॉक्टर ने माँ को 1 सप्ताह बिस्तर से उठने को भी मना किया है, इसलिए तुम्हें माँ का खास ख्याल रखना है। उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। विशाल ने मधु को हिदायत दी तो मधु ने हाँ में सिर हिला दिया। आज इस बात को 3 दिन बीत चुके थे। क्या बताऊं माँ, जब से मेरी सास बिस्तर पर पड़ी है मेरे सर तो मुसीबत पड़ गई है। सारा दिन काम करते करते बुरी तरह से थक जाती हूँ। आज पूरे 3 दिन हो गए, न जाने बिस्तर से उठने का नाम कब लेंगी। मधु ने अपनी माँ गोदावरी जी से फोन पर कहा तो बोली, बेटी मुझे तो लगता है तेरी सास को कोई चोट वोट लगी ही नहीं, यूं ही नाटक किए बिस्तर पर पड़ी है ताकि तू सारा दिन घर के काम में जुटी रहे। लेकिन तुझे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। अगर बैठे बैठे उन्हें यूं ही खिलाती रहेगी तो फिर तो तेरी सास उठने से रही। हाँ माँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। मैंने तो आज किटी पार्टी में जाने का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया था। अब सोचती हूँ कि चली ही जाऊं। पीछे बैठी सासू माँ अपने आप काम देखती रहेंगी। ठीक है माँ, अब फोन रखती हूँ। पार्टी से आने के बाद बात करूंगी। घर का सारा काम छोड़कर मधु शाम के समय पार्टी में चली गई। उसे लगा था कि विशाल को आने में अभी वक्त है, लेकिन उसे यह याद नहीं रहा कि 3 दिन बाद डॉक्टर ने संतोष जी को फिर से दिखाने को कहा था। माँ को अस्पताल ले जाने के लिए विशाल जब घर आया तो देखा कि उसकी माँ धीमे कदमों से चलकर रसोई घर में जा रही थी। यह क्या माँ, अगर कोई काम था तो मधु से कह देती। आप क्यों उठी बिस्तर से? अरे नहीं बेटा, बस गला सूख रहा था, इसलिए पानी पीने के लिए उठी थी, संतोष जी ने कहा। तभी गेट खुलने की आवाज आई। कंधे पर पर्स लटकाए हाई हील्स से टक टक की आवाज करती मधु घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने विशाल को देखकर उसकी हवाइयां उड़ गईं। मधु, यह तुम कहाँ से आ रही हो? विशाल ने पूछा तो मधु सकपकाते हुए बोली, वो मैं किटी पार्टी। उसके इतना कहने की देर थी कि विशाल गुस्से से उबल पड़ा। क्या तुम माँ को इस हालत में छोड़कर किटी पार्टी पर चली गई थी? अरे तो क्या हुआ? क्या मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? मधु की बात सुनकर विशाल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन किसी तरह गुस्से को काबू में रखते हुए विशाल अपनी माँ के कमरे में जाने लगा। तभी विशाल का छोटा भाई पवन ऑफिस से घर लौटा और बोला, भाभी बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से खाना ला दो। तभी मधु बेशर्मी से बोली, ये हुक्म किसी और पर चलाना। मैं यहाँ की नौकरानी नहीं हूँ जो दिन भर तुम लोगों की सेवा में लगी रहूं। यह बात सुनकर मधु का देवर पवन हक्का बक्का रह गया। वहीं कमरे में जाते विशाल के कानों में यह बात पड़ी तो उसका खून खौल उठा। वो उसी समय मधु के पास आया और खींच के 2 तमाचे उसके मुंह पर जड़ दिए। बदतमीज, मेरी चुप्पी का यह मतलब नहीं कि तुम जो मुंह में आए वो बोलती जाओ। ये क्या कर रहे हो भैया? पवन ने अपने भाई विशाल का हाथ पकड़ते हुए कहा। अच्छा, तुमने मुझ पर हाथ उठाया? आज तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगी। जेल की सलाखों के पीछे ना भिजवाया तो मेरा नाम भी मधु नहीं। आंखों में आंसू लिए मधु बोली और पैर पटकते हुए कमरे में चली गई और अपनी माँ को फोन लगा दिया। इधर संतोष जी ने विशाल से कहा, बेटा रोक ले बहू को, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नहीं माँ, उसे जो करना है करने दो। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया है, हमें जाना है। कहते हुए विशाल ने संतोष जी को सहारा दिया और गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गया। इधर गोदावरी जी के पास मधु का फोन आया। क्या उसकी इतनी हिम्मत? तू जल्दी से फोन रख और अपना बैग तैयार कर, अभी के भी तुझे लेने के लिए मैं वहां आ रही हूँ। कहते हुए गोदावरी जी ने फोन रखा और अपनी बहू को आवाज दी, मीनाक्षी बहू, मैं मधु को लेने जा रही हूँ, समझते क्या है ये लोग अपने आप को? ऐसा कहकर गोदावरी जी घर से बाहर निकल गईं। थोड़ी देर में गोदावरी जी के पति बनवारी लाल जी अपने बेटे मुकेश के साथ दुकान से घर वापस आए तो यहाँ वहाँ देखते हुए मीनाक्षी से बोले,
बहू, गोदावरी कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं गई है क्या? जी बाबूजी, माँ जी मधु को लेने के लिए गई हैं। ये सुनकर बनवारी लाल बोले, मधु को लेने गई हैं? अच्छा, भाई दूज का त्योहार आ रहा है इसलिए लेने गई होगी। नहीं बाबूजी, मधु का फोन आया था, शायद उनके घर में फिर से लड़ाई झगड़ा हो गया है। यह सुनकर बनवारी लाल जी और मुकेश दोनों चिंता में पड़ गए। फिर मुकेश बोला, लेकिन इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? कम से कम ये तो पता करना चाहिए था कि गलती किसकी है। तो बनवारी लाल जी ने कहा, लेकिन बेटा, अपनी बेटी को परेशानी में देखकर रहा भी तो नहीं जाता ना। कुछ दिन यहाँ रह लेगी तो मामला शांत हो जाएगा। ऐसा कहकर वो हाथ मुंह धोने चले गए। फिर मुकेश बोला, माँ भी हद करती हैं। उन लोगों के बीच लड़ाई हुई नहीं कि माँ तो जैसे तैयार बैठी थी मधु को घर लाने के लिए, और जब सारी बातें सुनेंगी तो गलती मधु की ही निकल कर आएगी। ये तो है, माँ जी को उसकी गलती नजर ही नहीं आती। चलो छोड़ो, आप ज्यादा चिंता मत करो, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। कहकर मीनाक्षी रसोई घर में खाना पकाने चली गई। करीब 2 घंटे के बाद गोदावरी जी अपनी बेटी मधु को लेकर घर पहुंची। उस समय बनवारी लाल जी बाहर चारपाई पर लेटे हुए थे। यहाँ मैं अपनी बेटी के लिए परेशान हूँ और आप चैन की नींद सो रहे हैं। गोदावरी जी गुस्से से बोली तो बनवारी लाल जी की नींद खुल गई। अरे मधु बेटी, तुम आ गई, आओ बैठो। लेकिन गोदावरी, तुम लोगों को आने में इतनी देर कैसे हो गई? बनवारी लाल जी ने पूछा। तो गोदावरी जी बोली, एक जरूरी काम और निपटाना था, बस वही करने में समय लग गया। जरूरी काम? ऐसा कौन सा जरूरी काम था? बनवारी लाल जी ने पूछा। तो बात पलटते हुए मधु ने कहा, क्या बाबूजी, आपको तो अपनी बेटी की चिंता ही नहीं है। एक मेरी माँ है जो मेरा इतना ख्याल रखती है। फिर गोदावरी जी ने कहा, बेटी, मेरे रहते तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन सबको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। तू यहाँ पर आराम से रह, कोई काम करने का दिल करे तो कर लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कोई तुझसे कुछ नहीं कहेगा। देखो तो मेरी फूल सी बच्ची कितनी कमजोर हो गई है। फिर बनवारी लाल जी ने कहा, अरे, हमने अपनी बेटी की शादी की है, बेचा नहीं है। अपनी बेटी की 2 रोटी हमें क्यों भारी लगेंगी? हाँ बेटी, तू यहीं बैठ, मैं तेरी भाभी को चाय नाश्ता लेकर आने को कहती हूँ। गोदावरी जी बोली तो मधु कहने लगी, माँ, मैं अभी अंदर आ रही हूँ, थोड़ी देर आराम करूंगी। आंगन के कोने में बिछी कुर्सी पर बनवारी लाल जी की बुजुर्ग अम्मा बैठे हुए सब देख रही थी। गोदावरी जी और मधु के अंदर जाने के बाद उन्होंने बनवारी लाल जी को अपने पास बुलाया और बोली, देख बनवारी, यह जो कुछ हो रहा है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा। बेटे को इतनी शह देना अच्छी बात नहीं है। अब मैं गोदावरी बहू को कुछ कहूंगी तो वो उल्टा मुझ पर ही बरस पड़ेगी, इसलिए तू उसे समझा। हाँ हाँ अम्मा, तुम चिंता मत करो, कुछ दिन यहाँ रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। कहकर बनवारी लाल जी कमरे में चले गए। मधु के लिए चाय लेकर जब उसकी भाभी मीनाक्षी कमरे में आई तो उसके पास बैठते हुए बोली, मधु, ऐसी भी क्या बात हो गई थी? क्या बताऊं भाभी, किसी दुश्मन को बिना मिले ऐसी सास, न जाने मेरे पीठ पीछे मेरे पति को क्या पट्टी पढ़ाती है कि वो तो ऑफिस से आते ही मुझ पर भड़क जाते हैं, मेरे साथ मार पीट करने लगते हैं। उन्हें तो सिर्फ मुझ में कमियां ही कमियां नजर आती हैं। दुख और परेशानी नजर आती है तो सिर्फ अपनी माँ की। लेकिन मधु, घर में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। तुम्हें तो शांति से काम लेना चाहिए था। अपने पति को प्यार से समझाती तो वो जरूर समझते। अरे भाभी, आपको क्या लगता है मैं नहीं चाहती कि मेरा घर बसे? वो लोग ही समझने को तैयार नहीं हैं। तो मैं क्या करूं भाभी? मुकेश भैया तो बहुत अच्छे हैं, जो तुमसे प्यार से बात करते हैं, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते। कोई बात नहीं मधु, तेरे भैया उनसे बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मीनाक्षी ने कहा तो मधु बोली, भाभी, यह तो मैं हूँ जो उन लोगों को बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर ऐसी सास और ऐसा पति तुम्हें मिल जाते तो तुम तो उन्हें 2 दिन भी ना झेल पाती। वो मीनाक्षी बोली, नहीं मधु,
ایسی بات نہیں ہے، اپنا گھر بسانے کے لیے اگر تھوڑا سا جھکنا بھی پڑے تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اور کتنا جھکو بھابھی، اب تم ہی دیکھو میری ماں تمہارا کتنا خیال رکھتی ہے، اور وہ میری ساس ہے جو میرے پتی کو میرے خلاف اکساتی ہے۔ دوسروں کو سمجھانا بہت آسان ہے، جب خود پر بیتتی ہے پتہ تو تب چلتا ہے۔ مدھو نے کہا تو میناکشی چپ رہ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ مدھو کوئی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اچھا میں کھانا بنانے جاتی ہوں، کہتے ہوئے میناکشی وہاں سے اٹھ گئی۔ اگلے دن بھائی دوج کا تہوار تھا، اس لیے صبح جلدی اٹھ کر میناکشی نے رسوئی گھر میں سارے پکوان بنا کر رکھ دیے۔ مدھو نے اپنے بھائی مکیش کو تلک لگایا تو مکیش پہلے کھانا کھا کر اپنے پتا بنواری لال جی کے ساتھ دکان پر نکل گیا۔ پھر میناکشی گوداوری جی اور مدھو کو کھانا دے کر رسوئی گھر میں برتن صاف کرنے چلی گئی تو گوداوری جی اپنی بیٹی مدھو سے بولی، دیکھا بیٹی، میں نے کہا تھا نا، مائکے میں رہتے ہوئے تجھے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سکون سے بیٹھ کر کھانا کھا اور آرام کر۔ ادھر مدھو کے سسرال میں وشال کے پاس فون آیا۔ ہیلو، کیا آپ مسٹر وشال بول رہے ہیں؟ میں پولیس تھانے سے بات کر رہا ہوں، آپ کے خلاف ایک شکایت آئی ہے، جلد سے جلد یہاں پہنچ جائیے۔ یہ سن کر وشال کی حیرانی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ سنتوش جی بھی پریشان ہو گئیں۔ وشال تھانے جا کر آیا تو سنتوش جی نے پوچھا، پولیس والوں نے کیا کہا بیٹا؟ تو وشال ہتاشا بھرے سور میں بولا، کہنا کیا تھا، مدھو اور اس کے گھر والوں نے ہمارے خلاف پولیس میں شکایت درج کر دی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ دہیج کو لے کر ہم لوگ آئے دن اس کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں۔ کیا؟ لیکن بیٹا ہم نے تو کبھی دہیج کا ذکر تک نہیں کیا، سنتوش جی نے کہا۔ تو وشال بولا، ہاں ماں، مدھو اور اس کے گھر والے دہیج کے نام پر ہمیں جھوٹے کیس میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ بیٹا میں تو کہتی ہوں ایک بار چل کر ان سے بات کرتے ہیں، بات ایسے ہی سلجھ جائے تو ہی اچھا ہے۔ نہیں ماں، میں ان لوگوں کے سامنے نہیں جھکوں گا، وشال نے کہا تو اس کا بھائی پون بولا، ماں کی بات بالکل ٹھیک ہے بھیا، اگر کورٹ کیس میں پھنس گئے تو نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ آج شام کو چلتے ہیں اور آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ وشال کو یہ بات ٹھیک لگی۔ ادھر مدھو کے مائکے میں جب شام کو بنواری لال جی گھر لوٹے تو مدھو ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اماں جی بھی وہیں بیٹھی تھیں۔ اپنی بیٹی کے پاس بیٹھتے ہوئے بنواری لال جی بولے، بیٹی میں تو کہتا ہوں کہ تم لوگ پیار سے یہ معاملہ سلجھا لو تو ہی اچھا ہے۔ تو مدھو بولی، نہیں بابو جی، میری ساسو ماں دن بھر بیٹھ کر آرام کرے اور میں کولہو کے بیل کی طرح پستی رہوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو بنواری لال جی بولے، لیکن بیٹی گھر کا کام کرنے میں برائی ہی کیا ہے؟ تبھی گوداوری جی وہاں آئی اور پاس رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ ہماری بیٹی اس نرک میں جا کر گھٹ گھٹ کر جیتی رہے؟ یہ سن کر اماں سے رہا نہیں گیا تو وہ بولی، ارے گوداوری بہو، تم کس بات کو کہاں لے جاتی ہو؟ بنواری نے تو صرف اتنا ہی کہا ہے کہ مل جل کر رہنے سے سکھ اور کوئی نہیں ہے۔ اماں، یہ ہماری بیٹی کا معاملہ ہے، اس لیے آپ تو اپنا منہ بند ہی رکھو، جو دو روٹی مل رہی ہے چپ کر کے کھاؤ اور رام کا نام جپو، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ ابھی یہ سب باتیں چل ہی رہی تھیں کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ میناکشی نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے وشال اپنی ماں کے ساتھ کھڑا تھا۔ میناکشی نے سنتوش جی کے پیر چھو کر آشیرواد لیا اور انہیں اندر لے کر آئی۔ بنواری لال جی نے انہیں بیٹھنے کو کہا۔ تبھی گوداوری جی آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، بہن جی، اب آپ کو میری بیٹی پھوٹی آنکھ بھی نہیں سہاتی تو پھر آپ یہاں کیا کرنے آئی ہیں؟ تو سنتوش جی نے بڑی ونمرتا سے کہا، دیکھیے بہن جی، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تبھی تو کوئی حل نکلے گا۔ ہمیں بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا، آخر ہم سے ایسا کیا قصور ہو گیا جو آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ یہ بات سن کر مدھو تپاک سے بولی، نہیں نہیں ماں جی، آپ کا قصور تھوڑی نہ ہے،
कसूर तो मेरा है। एक काम करो, अपने बेटे को कहो मुझे तलाक दे दे, ताकि आप भी आराम से रहो और मेरा भी पीछा छूटे। मधु, यह तुम अपनी सास से किस तरीके से बात कर रही हो? बनवारी लाल जी ने कहा। तो गोदावरी जी बोली, और कैसे बात करें इन लोगों के साथ? हमारी बेटी को इतना परेशान करके रखा है, तो क्या उनकी आरती उतारेंगे हम? फिर विशाल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, देखिए माँ जी, किसने किसको परेशान कर रखा है यह तो हम ही जानते हैं। ऊपर से आप लोगों ने ही हमारे खिलाफ दहेज की झूठी शिकायत दर्ज करवा दी। यह बात सुनकर बनवारी लाल जी की हैरानी का ठिकाना न रहा। उधर मीनाक्षी और मुकेश भी हक्के बक्के खड़े थे। किसी को इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था, लेकिन हमने तो कोई शिकायत नहीं की। बनवारी लाल जी ने कहा। तो गोदावरी जी बोले, शिकायत मैंने की है। मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई इन लोगों की? तभी मीनाक्षी सबके लिए चाय बनाकर ले आई। तो संतोष जी ने कहा, देखिए भाई साहब, बहू तो आपके घर में भी है, क्या वो अपने ससुराल की जिम्मेदारियां नहीं संभालती? अगर हम अपनी बहू से यही अपेक्षा रखते हैं तो इसमें गलत क्या है? इस पर जो बातें उसने हमें सुनाई, उसे हम तो क्या कोई भी सहन नहीं करेगा। तो गोदावरी जी ने कहा, अरे मैंने तो अपनी बहू को बेटी की तरह रखा हुआ है, लेकिन आपने तो कभी मधु को अपनी बेटी समझा ही नहीं। तो संतोष जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है बहन जी, सारी गलती मेरी है। अब आप बच्चों का घर बस जाने दीजिए, हमारी बहू को हमारे साथ भेज दीजिए। बहन जी, चाहते चाहते तो हम भी यही हैं कि हमारी बेटी अपने ससुराल में हंसी खुशी से रहे। अभी बनवारी लाल जी बोल ही रहे थे कि गोदावरी जी उनकी बात काटते हुए बोली, अरे लेकिन आप बसने कहाँ देती हैं मेरी बेटी को? आपके कहने पर ही विशाल उसे हर रोज मारता पीटता है। तो संतोष जी ने कहा, मेरे बेटे ने मधु पर सिर्फ एक बार हाथ उठाया है, और वो भी तब जब उसने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी थी। यकीन न हो तो पूछ लीजिए अपनी बेटी से। तभी बनवारी लाल जी बोले, गोदावरी, तू मैं तो सभी घरों में होती है। मधु को उसके ससुराल वाले लेने आए हैं, तो उसे उनके साथ भेजना ही ठीक रहेगा। हाँ माँ जी, बेटी का घर बसाने में ही समझदारी है। मीनाक्षी ने कहा। तो गोदावरी जी बोली, अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करके एक गलती तो हम कर चुके हैं, लेकिन अब उसे दोबारा उस घर में भेजकर मैं दूसरी गलती नहीं करूंगी। और बहन जी, आप जिस मुंह से यहाँ आए हो उसी मुंह से वापस चले जाओ। मैं अपनी बेटी आपके साथ हरगिज नहीं भेजूंगी। मुकेश ने भी अपनी माँ को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन न तो गोदावरी जी मानी और न ही मधु जाने को तैयार थी। यह सब सुनकर विशाल बोला, बस माँ, अब यहाँ खड़े रहकर हम लोग अपनी और बेइज्जती नहीं करवाएंगे। अभी के अभी यहाँ से चलो। जाते जाते संतोष जी ने बनवारी लाल जी से कहा, भाई साहब, मैं तो यह सोच कर आई थी कि अब आप ही इस बात का कोई हल निकालेंगे, लेकिन यहाँ तो आपकी ही कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो हमारी क्या सुनेंगे? हो सके तो पुलिस में की गई झूठी शिकायत वापस ले लीजिए। अच्छा, चलते हैं। अरे नहीं बहन जी, बैठ कर बात करते हैं, बनवारी लाल जी ने कहा। लेकिन विशाल संतोष जी को लेकर वापस चला गया। फिर बनवारी लाल जी अपनी पत्नी से बोले, थाने में जो तुमने शिकायत की है उसे अभी के अभी जाकर वापस लो। अरे मुझे जो करना है मैं देख लूंगी, आप अपना काम करो। गोदावरी, मुझे नहीं लगता तुम अपनी बेटी का घर बसने दोगी। वो लोग तो मधु को ले जाने के लिए आए थे, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कारण बनी बनाई बात बिगड़ गई। तभी मुकेश मधु से बोला, मधु, एक बात सच सच बताना, क्या विशाल तुझे दहेज के लिए मारता पीटता है? क्यों भाई, आपको मुझ पर यकीन नहीं है? मधु ने कहा। तो गोदावरी जी बोली, इन सब बातों के लिए घर के बड़े बैठे हैं, तुझे इसमें पंचायती करने की जरूरत नहीं है। माँ, घर के बड़े अगर संभाल सकते तो बात को संभाल लेते और मधु को उसके ससुराल वालों के साथ भेज देते।
फिर मधु आवाज ऊंची करते हुए बोली, बाबूजी, आप सब लोग मिलकर मुझे फांसी पर क्यों नहीं चढ़ा देते? आपकी भी परेशानी दूर होगी और मेरे ससुराल वालों की भी। सब ने मिलकर बस मुझे भेजने की रट लगाई हुई है। सिर्फ एक माँ है जो मुझे समझती है। तो मीनाक्षी ने कहा, मधु, हम तुम्हारे घर के लोग हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं। तुम खुद ही सोचो, हमेशा के लिए मायके में तो नहीं रहा जा सकता ना। अरे भाभी, आपको अच्छा घर मिल गया है, तभी आपके मुंह में जबान आ गई है। मधु ने कहा। तो गोदावरी जी गुस्से से बोली, बहू, अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। मैं सब जानती हूँ, तुम जाकर रसोई का काम करो। मीनाक्षी रसोई घर में चली गई और मुकेश और बनवारी लाल जी भी किसी काम से बाहर निकल गए। तो गोदावरी जी बोली, बेटी, मेरी एक बात सुन लो। मेरे रहते हुए तो तेरी भाभी तुझे कुछ कहने से रही, और अगर घर में किसी ने भी तुझसे कुछ कहा तो उसे तो मैं अच्छी तरह समझा दूंगी। तो मधु आंखों में आंसू लिए बोली, माँ, इस घर का कोई भी सदस्य मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं है। सब मुझे भेजने पर तुले हुए हैं। तो गोदावरी जी ने कहा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तू यहाँ आराम से रह। मैं तेरी भाभी को देसी घी का हलवा बनाने को कहती हूँ। आराम से बैठकर खाएंगे। हाँ माँ, सब लोगों की बातें सुनकर मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। तुम जल्दी से हलवा बनवा कर ले आओ। हाँ, हलवे में बादाम भी डाल देना। कहते हुए मधु सोफे पर लेट गई। एक सप्ताह बीत चुका था। मधु की भाभी मीनाक्षी अपने कमरे में बैठी थी। तभी मुकेश कमरे में आया और बोला, समझ नहीं आता कैसे सुलझेगी यह समस्या। तो मीनाक्षी बोली, मैं तो कहती हूँ मधु को जितनी जल्दी उसके घर भेज दो उतना ही अच्छा होगा। अरे मीनाक्षी, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि वो समय से अपने घर चली जाए। आस पड़ोस के लोगों और रिश्तेदारों में जब यह बात पता चलेगी तो हमारी कितनी बदनामी होगी। मुकेश ने कहा। तो मीनाक्षी बोली, लेकिन माँ जी को तो यह बात समझ में नहीं आती। उस दिन जब मधु के ससुराल वाले घर आए थे तो उनकी बात सुनकर भी मधु की ही गलती नजर आ रही थी। अरे मीनाक्षी, गलती तो सारी मधु की ही है। शादी से पहले पूरे 23 साल वो इस घर में रही है। क्या मैं उसके स्वभाव को नहीं जानता? फिर मीनाक्षी बोली, फिर भी माँ जी तो हमेशा उसकी ही तरफदारी करती हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारे घर में ही झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। मधु तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती, खाना खाती है तो थाली वहीं सरका देती है। पानी का गिलास तो खुद भर कर नहीं पीती। माँ मुझे ऑर्डर करती है और मैं उसे पानी लाकर देती हूँ। अब घर में सदस्य बढ़ेंगे तो क्या काम नहीं बढ़ेगा? सारा दिन घर का काम करते करते मैं भी थक जाती हूँ। अब मैं अगर उसे घर की साफ सफाई में मदद करने को कहती हूँ तो मना कर देती है। रोटी या सब्जी बनाने को कहती हूँ तो भी मना कर देती है। और ऊपर से कहती हैं, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, यह सब तुम्हारी ड्यूटी है तो तुम ही करो। अरे मीनाक्षी, इसी बात का तो रोना है। उससे कोई काम ही तो नहीं किया जाता। ये तुम उसे माँ ने सिर पर चढ़ा रखा है। नहीं तो अब तक मैं उसकी अकल ठिकाने लगा देता। देखिए जी, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, नहीं तो दुनिया तमाशा देखेगी। वो तो छोटी छोटी बातों पर क्लेश करने लगती है। माँ, भाभी ने मेरी पसंद की सब्जी नहीं बनाई। यह तो चाहती ही नहीं है कि मैं इस घर में रहूं। बताओ मैं क्या करूं? मेरी जगह अगर कोई और होती तो अब तक घर में क्लेश खड़ा कर देती। मैं तो फिर भी चुप हूँ। अरे मीनाक्षी, वो तो मैं भी जानता हूँ। फिर मीनाक्षी ने कहा, अगर यही बात मैं उससे कहूंगी तो उल्टा ये जवाब देगी कि वो तो मेरी माँ इतनी अच्छी है जो तेरा इतना ख्याल रखती है। लेकिन यह बात उसे समझ में नहीं आती कि अच्छा भी अच्छों के साथ ही बना जाता है। मैं तो शर्म लिहाज के कारण चुप हूँ ताकि झगड़ा और न बढ़े। नहीं मीनाक्षी, तुम तो कुछ मत बोलना, नहीं तो माँ तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अरे, तभी तो कहती हूँ कि आप उसे प्यार से समझा दो ताकि वो शांति से अपने घर चली जाए। ठीक है, मैं मधु से बात करता हूँ, तुम अपना काम निपटा लो। कहते हुए मुकेश अपने कमरे से बाहर आया तो देखा
मधु अकेली बैठी अपने मोबाइल में व्यस्त थी। उसके पास बैठते हुए मुकेश बोला, मधु, आगे का क्या सोचा है तुमने? तुम मधु गुस्से से बोली, भाई मैं अपने घर चली जाऊंगी, तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर नहीं बैठूंगी, लेकिन एक शर्त पर जाऊंगी। शर्त? कैसी शर्त? विशाल ने हैरानी से पूछा। तो मधु बोली, मैं अपने पति विशाल के साथ अलग रहना चाहती हूँ। तो मुकेश ने अपना सर पकड़ लिया और बोला, घर में कुल मिलाकर तुम 4 लोग हो और उसमें भी तुम्हें बंटवारा चाहिए। क्यों भाई, 4 लोगों का काम कम होता है? एक मेरी सास है जो हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती है, और दूसरा वो देवर जिसकी शादी करने का भी नाम नहीं ले रहे वो लोग। उसकी शादी हो तो मेरा भी कुछ काम कम हो जाए। अरे मधु, वो चिंता उन लोगों की है, लेकिन मुझे तो इतना पता है कि इन 4 लोगों में बंटवारा करवाने की बात तो मैं नहीं करूँगा। तो ठीक है, अगर बंटवारा नहीं होगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझसे इतना काम नहीं होता। उसी समय गोदावरी जी वहां आई और बैठते हुए बोली, क्या बात हो रही है भाई बहन में? तो मधु बोली, बात क्या होगी, मुझे कहते हैं कि अपने ससुराल वापस चली जा। हे भगवान, जिसे देखो इसे ससुराल भेजने की रट लगाए बैठा है। अगर अपने मायके आकर बैठी है तो ऐसा भी क्या गुनाह हो गया उससे? मेरी बेटी तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या? गोदावरी जी ने कहा। तो मुकेश बोला, माँ, अभी तो तुम उसे शह दे रही हो, लेकिन बाद में ही तुम ही पछताओगी। माँ, मैं तो एक काम करती हूँ, मैं चुप करके अपने ससुराल चली जाती हूँ। मुझे परेशान करेंगे तो मैं सहन कर लूंगी, और अगर सहन ना हुआ तो कहीं जाकर मर जाऊंगी। कम से कम इन लोगों को तो शांति मिल जाएगी ना। मधु ने कहा। तो मुकेश बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उन लोगों को, कोई तुझे कुछ नहीं कहता। अगर तू अपनी जबान कम चलाए और घर की जिम्मेदारियां संभाल ले तो। देख लिया माँ, मेरे अपने मायके वाले ही मेरे दुश्मन बन बैठे हैं। आंखों से मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए मधु ने कहा। तो गोदावरी जी बोली, बेटी, जिसे भी तेरे यहाँ रहने से परेशानी है वो ये अगर छोड़ कर जा सकता है, लेकिन तुझे मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। और मुकेश, तू दिन रात उठते बैठते तुझे सिर्फ एक ही काम है क्या? अभी उसके माँ बाप जिंदा हैं, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है माँ, मैं तो उसका भला चाहता था। जब कोई समझने को तैयार ही नहीं है तो फिर करो जो मर्जी हो, आगे से मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा। इतना कहकर मुकेश वहां से उठ गया। मीनाक्षी वहीं पीछे खड़ी सारी बातें सुन रही थी। फिर गोदावरी जी ने कहा, एक या घर के लोग हैं और दूसरा हमारी पड़ोसने, जो मुझसे आए दिन पूछती हैं, अरे गोदावरी, बेटी घर कब जाएगी? ससुराल वाले इतने दिन बेटी को कैसे भेज देते हैं? फिर मधु बोली, माँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ आई हूँ तो इन लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रही है। तभी उसकी भाभी मीनाक्षी वहां आई और बोली, यह समाज है मधु, और समाज तो ऐसे सवाल उठाएगा ही, इसलिए समझदारी इसी में है कि तुम अपना घर बसाओ। बस माँ, अब तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। मैं चाहे मरूं या जीऊं, लेकिन अब यहाँ नहीं रहने वाली। क्यों चली जाएगी? हम दोनों माँ बेटी यहाँ साथ में रहेंगे। जिसे जो बोलना है वो बोलता रहे। लेकिन माँ, आपके बेटा बहू तो बस। बेटी, मुझे तुझे कोई एक बात कहे तो उसे 4 सुनाया कर। तुझे यहाँ दब कर रहने की जरूरत नहीं है। अरे माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, दब कर रहना तो मेरे खून में ही नहीं है। अगर दब कर रहना होता तो अपने ससुराल में ना रह जाती। चलो माँ, अंदर चलकर टीवी देखते हैं। कहते हुए मधु वहां से उठकर चली गई, और पीछे पीछे गोदावरी जी भी। अम्मा जी वही आंगन में बैठी सारी बातें सुन रही थी। उन्होंने मीनाक्षी को इशारे से अपने पास बुलाया और बोली, बहू, ऐसे तो ये माँ बेटी किसी के काबू में नहीं आएंगी, लेकिन दादी मैं क्या करूँ? माँ और मधु तो समझाने से भी नहीं समझते। बहू, पुरानी कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यह वही लातों के भूत हैं, आगे तो खुद ही समझदार है। अपनी दादी सास का इशारा मीनाक्षी अच्छी तरह समझ चुकी थी। वो बोली, आप ठीक कह रही हो दादी, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। सोचते हुए मीनाक्षी रसोई घर में
खाना बनाने चली गई। तभी उसे मधु के मोबाइल के बेल बजने की आवाज़ आई। मीनाक्षी ने बाहर जाकर देखा तो मधु फोन पर बात कर रही थी। बात क्या कर रही थी? शेरनी की तरह गुर्रा रही थी। आप लोगों में कुछ शर्म बाकी है या नहीं? कितनी बार मैंने कहा है कि मैं उस घर में वापस नहीं आऊंगी। क्या आपको समझ नहीं आती? तो दूसरी ओर से संतोष जी की आवाज आई, मधु बेटी, आगे से इस घर में तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। विशाल भी तुमसे कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा। सारे गिले शिकवे भूलकर वापस आ जाओ। फिर मधु के हाथ से फोन लेते हुए गोदावरी जी बोली, बहन जी, अगर आप चाहती हैं कि मेरी बेटी वहां वापस आ जाए तो हमारी एक शर्त है। अगर विशाल मेरी बेटी के साथ अलग घर में रहे तो मैं अपनी बेटी को वापस भेजने को तैयार हूँ। आपसे और आपके छोटे बेटे से उसका कोई सरोकार नहीं होगा। यह क्या कह रही हैं बहन जी? मैं भला अपने बेटे से अलग कैसे रह सकती हूँ? तो ठीक है, फिर रिश्ता तोड़ देने में ही भलाई है। र- रखो अपने बेटे को अपनी गोद में बिठाकर, कहते हुए गोदावरी जी ने फोन पटक दिया। रसोई घर में खड़ी मीनाक्षी चुपचाप यह सारी बातें सुन रही थी। मन ही मन बोली, ये दोनों समझती हैं कि यही शेर हैं, लेकिन इन्हें यह नहीं पता कि कोई सवा शेर भी हो सकता है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। थोड़ी देर बाद गोदावरी जी और मधु शॉपिंग करने के लिए बाजार चले गए और करीब 2 घंटे बाद जब घर वापस आए तो उस समय मीनाक्षी अपने कमरे में आराम से सो रही थी। तभी मधु गुस्से से उबलती हुई उसके पास आई और बोली, क्यों महारानी, अपना अपना खाना बनाकर खा भी लिया और हम लोगों को बनाया ही नहीं और हम लोगों का बनाया ही नहीं। बाकी सब लोगों के कपड़े भी धो दिए और मेरे कपड़े वहीं मैले पड़े हैं। जी हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। आपसे अपना काम खुद कर लिया करो। मीनाक्षी ने आंखें तरेरते हुए कहा। उसकी यह तेवर देखकर मधु हैरान रह गई और बोली, क्या इसमें नौकर वाली कौन सी बात हो गई? घर का काम है, वो तो तुम्हें करना ही होगा। मधु गुस्से से बोली। तो मीनाक्षी ने कहा, क्यों? क्या तुम मुझे यह काम करने की तनख्वाह देती हो? क्यों? तनख्वाह किस बात की? तुम घर की बहू हो, काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो क्या तुम किसी के घर की बहू नहीं हो? अपनी जिम्मेदारियों से भागकर तुम क्यों यहाँ कर बैठ गई? अब से तुम अपना काम खुद करोगी। मुझ पर रौब जमाने की जरूरत नहीं है। अब अपनी जबान पर ताला लगाकर अपना काम करना शुरू कर दो। क्या हो रहा है यह सब? और मीनाक्षी बहू, तुम अपनी ननद से यह किस तरीके से बात कर रही हो? माँ जी, मैं वैसे ही बात कर रही हूँ जैसे करनी चाहिए। अब मधु इस घर में रहेगी तो उसे अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। अच्छा, अब मेरी बेटी घर का काम करेगी और घर की बहू दिन रात आराम फरमाएगी। अरे नहीं माँ जी, मैं भी काम करूँगी, लेकिन सिर्फ अपना और अपने परिवार का, घर में आने वाले मेहमानों का नहीं। अपनी भाभी के मुंह से यह बात सुनकर मधु का खून खौल उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेहमान कहने की? यह घर तुमसे पहले मेरा है। जी नहीं, तुम्हारा घर वो है जिसे तुम छोड़कर यहाँ आकर बैठ गई हो। माँ, आपने अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा लिया है। 2-4 थप्पड़ लगाकर इसकी अकल ठिकाने क्यों नहीं लगा देती? मधु ने कहा। अच्छा, हाथ उठाना तो दूर, हाथ लगाकर भी तो देखो। अभी के भी 100 नंबर पर फोन लगाती हूँ और शिकायत करूंगी कि मेरी सासू माँ और ननद दहेज के लिए मेरे साथ मारपीट करते हैं। फिर पता चलेगा किसकी अकल ठिकाने आती है। उसी समय बनवारी लाल जी और मुकेश भी घर पहुंच गए। लड़ाई सुनकर जैसे ही बनवारी लाल जी कमरे के अंदर जाने लगे, तभी मुकेश ने उन्हें रोक दिया। बेटा, अंदर जाकर मामला सुलझाना पड़ेगा, नहीं तो घर का नाश हो जाएगा। अरे पिताजी, घर का नाश तो पहले ही हो रखा है, अब सुधरने का समय है। आप बस यहीं खड़े रहकर देखते जाइए। फिर गोदावरी जी बोली, क्या? हमने कब मांगा तुमसे दहेज? तुम हमारे खिलाफ झूठी कंप्लेंट दर्ज करवाओगी? हाँ, तो क्यों नहीं? आखिर यह सब कुछ मैंने आपसे ही तो सीखा है। यह बात सुनते ही गोदावरी जी
अपनी बातों में मिश्री घोलते हुए बोली, अरे बहू, घर में यूं छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं, उन्हें आपस में बैठकर सुलझा लें तो ही अच्छा है। अच्छा माँ जी, यह ज्ञान की बातें तब कहाँ गई थी जब मधु के ससुराल वाले उसे यहाँ लेने के लिए आए थे। मीनाक्षी का जवाब सुनकर गोदावरी जी और मधु स्तब्ध खड़ी रह गईं। चलो, आप दोनों जल्दी से घर के काम में लग जाओ, बहुत आराम कर लिया माँ बेटी ने। कहते हुए मीनाक्षी कमरे से बाहर चली गई तो उसी समय बनवारी लाल जी और मुकेश अंदर आ गए। चल बेटी मधु, हम दोनों मिलकर काम कर लेते हैं, गोदावरी जी बोली तो मधु ने कहा, माँ, अपना काम आप देखो, मैं तो अपने घर वापस जा रही हूँ। बाबूजी, आप अपने दामाद को फोन लगा दीजिए कि वो आकर मुझे ले जाए। हाँ बेटी, यह तूने बिल्कुल सही फैसला लिया, मैं अभी विशाल को आने के लिए कहता हूँ। कहते हुए बनवारी लाल जी ने विशाल को फोन लगाया तो दूसरी ओर से जो बातें उन्हें सुनने को मिली, उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा। फोन रखते हुए वो बोले, गोदावरी, एक बात तो बताओ, क्या कल संतोष जी का फोन आया था? हाँ, फोन तो आया था, मधु को वापस आने के लिए कह रही थी। अच्छा, तो तुमने क्या कहा? बनवारी लाल जी ने गुस्से से पूछा तो गोदावरी जी कुछ बोल ही ना पाई और नजरें चुराकर यहाँ वहाँ देखने लगी। तभी बनवारी लाल जी ने अपनी पत्नी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया और बोले, तुम माँ हो या दुश्मन, जो अपनी बेटी का घर बसने ही नहीं देना चाहती। हमारे घर से बेइज्जत होकर जाने के बावजूद उन्हें फिर से फोन किया और उनके सामने तुमने एक नई शर्त रख दी कि पहले घर का बंटवारा करो, फिर हमारी बेटी वापस आएगी। उसी समय मधु बोली, अरे बाबूजी, अब मैं जा तो रही हूँ, फिर माँ का कसूर क्यों निकाल रहे हैं? तभी एक और झन्नाटेदार थप्पड़ मधु के गाल पर पड़ा। यह देखते हुए अम्मा जी बोली, बनवारी, अगर यह थप्पड़ तूने पहले लगाया होता ना तो आज ये घर उजड़ने की नौबत ही ना आती। फिर गुस्से से उबलते बनवारी लाल जी बोले, बदतमीज, अब विशाल तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। अपने बेटे विशाल की चिंता में संतोष जी की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो आईसीयू में भर्ती है। यह सुनते ही मधु की आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर बनवारी लाल जी बोले, अगर संतोष जी को कुछ हो गया तो उनकी हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी, और उसके बाद विशाल तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। तो मधु रोते हुए बोली, बाबूजी, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी, अभी के भी मैं अपने ससुराल वापस जा रही हूँ, चाहे मुझे इनके आगे हाथ जोड़ने पड़े, पैर पकड़ने पड़े, चाहे लाख माफी ही क्यों न मांगनी पड़े, पर मैं अपनी गृहस्थी उजड़ने नहीं दूंगी। ऐसा कहते हुए मधु ने अपना बैग उठाया और घर की दहलीज लांघकर चली गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।